साथियों नमस्कार, राजूरा जी की क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये। तो चलो साथियों हम बात करते हैं आज अनुच्छेद 365 के बारे में। अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 362 जो अनुच्छेद 365 है वो किस बात का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 365 इस बात का उल्लेख करता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है। जो केंद्र सरकार होती है, संघ सरकार होती है, वो प्रत्येक राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है। अगर अवमानना की गई थी, अगर राज्य सरकार के द्वारा अवमानना की गई तो संबंधित राज्य में, जिस राज्य ने उनके आदेशों की अवमानना की गई, अवहेलना की गई, तो उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल माना जाएगा। तो अनुच्छेद 365 में साफ साफ उल्लेखित है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है। अगर अवमानना की गई तो संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल समझा जाएगा। अनुच्छेद 365 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दे सकती है, किसी भी कार्य को लेकर कोई गाइडेंस देना चाहती है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, अगर मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने उनके निर्देशों की पालना नहीं की तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल समझा जाएगा। तो अब बात करते हैं साथियों हम अनुच्छेद 100 की। अनुच्छेद 100 में इस बात का उल्लेख है कि संसद के दोनों सदनों की गण पूर्ति का उल्लेख है, अर्थात कोरम। संसद के दोनों सदनों की संसद में गण पूर्ति, ऐसे लिख दो, संसद में गण पूर्ति में दोनों सदनों की आती है, दोनों सदन। गण पूर्ति कितनी गण पूर्ति? 1/10 भाग, 1/10 भाग। अनुच्छेद 100 में इस बात का उल्लेख है कि अगर मान लीजिए संसद में कोई बैठक करनी है, संसद का अधिवेशन चलाना है, तो उसके लिए कम से कम दोनों सदनों का एक कोरम होना चाहिए, गण पूर्ति होनी चाहिए, जिससे कि सदन की कार्यवाही चल सके। तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कितना कोरम होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो मान लेते हैं कि राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। 245 का 10वां भाग कितना हो जाएगा कि 25 के लगभग, मतलब 25 सांसद मौजूद होंगे तभी राज्यसभा का अधिवेशन चलेगा। उसी प्रकार लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में कितनी है? 545। लोकसभा में कितनी है? 545। तो 545 का 10वां भाग अगर गणपूर्ति करनी है तो गणपूर्ति में कुल दोनों सदनों का कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, तभी संसद की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चल सकती। तो 545 का कितना? तो इसमें कितने चाहिए? लोकसभा का अगर अधिवेशन चलाना है, लोकसभा की बैठक चलानी है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में 55 व्यक्ति मौजूद होने चाहिए, मतलब 55 सांसद, 55 व्यक्ति मौजूद होने चाहिए। राज्यसभा में तो 25 और लोकसभा में 55, तब जाकर के संसद का अधिवेशन चलता है। मतलब इतने व्यक्ति तो मौजूद होने चाहिए, कहने का मतलब, तभी संसद का अधिवेशन चल सकता है। लोकसभा में 1/10 भाग होना चाहिए,
उसी प्रकार राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या का, दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग मौजूद होना चाहिए, तब ही जाकर के अधिवेशन चल पाता है। तो साथियों हम बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। तो अनुच्छेद 62 में किस बात का उल्लेख है? अनुच्छेद 62 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 62 में मान लीजिए हमारे देश का राष्ट्रपति ने, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो अचानक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, या उनकी अचानक कोई मृत्यु हो जाती है, या उनके खिलाफ कोई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए अनुच्छेद 62 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करवाने का समय और निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के आकस्मिक स्थिति में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर चुना जाता है तो वह कितनी अवधि तक राष्ट्रपति रहेगा? वो पूरे 5 साल कार्य करेगा, न कि शेष अवधि के लिए कार्य करेगा। ठीक है, मान लीजिए वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ जी। तो इनको मान लेते हैं, मान लेते हैं इनको 3 साल हो गए। ठीक है, 3 साल हो गए, मान लेते हैं 3 साल। इन्होंने बीच में अपना क्या त्याग पत्र दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया, या इनकी अचानक मृत्यु हो गई, या इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा इनको पद से हटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इनके स्थान पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। उसकी समयावधि का भी उल्लेख किया गया है। वैसे तो जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन करवाना अति आवश्यक है, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर तो राष्ट्रपति के चुनाव हो जाने चाहिए। तो इनकी स्थिति में मान दूसरा जो राष्ट्रपति बनेगा वो शेष अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा। भाई 3 साल तो इन्होंने कर लिए, 2 साल ही तो बचे, ऐसा नहीं है। वो शेष अवधि के लिए नहीं, शेष अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा, पूरे 5 साल के लिए, पूरे 5 साल कार्य करेगा, पूरे 5 साल कार्य करेगा। जो भी राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, वो शेष अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा, वो पूरे 5 साल के लिए ही कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करवाने का समय में और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का मतलब है उसका कार्यकाल, पदावधि का उल्लेख है। ठीक है साथियों, तो अनुच्छेद 62 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर भारत का कोई राष्ट्रपति है, उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, अचानक उनकी मृत्यु हो गई है, या उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर के उनको पद से हटा दिया गया है, अन्य बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन करवाने का समय का उल्लेख है। वैसे तो समय निश्चित नहीं है, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी राष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। वैसे 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद को भर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित होगा वो व्यक्ति शेष अवधि के लिए कार्य नहीं करेगा, वो पूरे 5 साल के लिए ही कार्य करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय श्री राम।